video we have discussed about the data types in detail, and we have also studied about the various data types other than the basic which we have studied in our earlier videos. Now in this video we are going to learn about array. What is array, how it will help us in manipulating the data in C. Also in this video we will look on the operations with the pointers, such as the subtraction, addition and various other operations on the pointers. So let's go ahead. तो बेसिकली एरे क्या है? एरे जब अभी तक हमने जो भी डेटा टाइप्स देखे हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी का एज स्टोर करवाना है या आपको किसी का फॉर एग्जांपल सैलरी स्टोर करवाना है, तो आपको डिफाइन करने पड़ते थे. जैसे अगर हमें 10 लोगों की सैलरी स्टोर करवानी है तो हम क्या करते थे, एक वेरिएबल ले लेते थे फ्लोटिंग टाइप का, उसमें सैलरी 1 सैलरी 2 ऐसे करके हम 10 अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे. उसके बाद हम उनके अंदर वैल्यूज डाल सकते थे. बट इस चीज को हमारा आसान कर दिया एरे ने. एरे इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. तो अगर बेसिक टर्म्स में हम इसको बोलें तो एरे क्या है, हमारा सेट है या हमारा कोई कलेक्शन है जिसमें हम सिमिलर डेटा टाइप्स की चीज़ों को रख सकते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, दीज सिमिलर एलिमेंट्स कुड बी परसेंटेज ऑफ मार्क्स. जैसे आप 100 लोगों के मार्क्स हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है या किसी की एज हो सकती है. अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, हम एरे में हमेशा सिमिलर टाइप डेटा टाइप की चीज़ें रख सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर हम चाहें कि एक में हम किसी का जो है सैलरी रख लें और एक उस सेम में अगर हम चाहें कि हम उसका नेम भी रख लें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद एरे. एरे जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर इट इज़ ओनली पॉसिबल कि हम सिमिलर डेटा टाइप्स को रख सकते हैं. ओके. तो अब इसके अंदर हमारे पास जो भी फ्लोटिंग टाइप का या इंटीजर टाइप का जब हम एरे लेते हैं तो वो नॉर्मली एरे ही कहलाता है. बट जब हम उसके अंदर कैरेक्टर टाइप्स की वैल्यू स्टोर करते हैं तो बेसिकली एक स्ट्रिंग बन जाती है. तो हम उस जब भी अगर एक कैरेक्टर एरे हमें मिलेगा तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. तो दिस इज अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरे. नाउ अब हम देखते हैं कि एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैसे डिक्लेयर करते हैं. सबसे पहले किसी भी चीज़ की हम आ जाते हैं डिक्लेरेशन के ऊपर. तो एरे की डिक्लेरेशन में है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन में है वो है हमारा एरे का जो टाइप है. यहाँ पे हमारा एरे है इंटीजर टाइप का, तो हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया है इंटीजर. अगर हमारा एरे फ्लोटिंग टाइप का होता तो हम यहाँ पे फ्लोट यूज़ करते. अब सेकंड चीज़ आ जाती है हमारा एरे का जो है, यहाँ पे हम उसका जो है नेम क्या देना चाहते हैं किसी भी एरे का. यहाँ पे जैसे हमारा एरे है, हमने इसका नेम दिया मार्क्स. यहाँ पे हम एज या कोई भी जो है अपना एरे का नाम दे सकते हैं. अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी यहाँ पे आ जाती है कि इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स या कितने एलिमेंट्स इस एरे के अंदर होंगे वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं विद इन दिस स्ट्रेट पेयर ऑफ ब्रैकेट्स. अब इसके अंदर हमने 20 लिखा है तो दिस सिग्निफाइज कि हमारा जो एरे हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर हम 20 वैल्यूज़ या हम उसके अंदर 20 इंटीजर्स जो हैं अपने स्टोर करने वाले हैं. ठीक है. ये अब किसी के सैलरी एज वगैरह कुछ भी हो सकता है. अब ये हमने समझ लिया बेसिक डिक्लेरेशन हम कैसे देंगे किसी भी एरे का, और जिसमें हमने देख लिया कि अगर हमें फ्लोटिंग टाइप का चाहिए तो हम यहाँ पे फ्लोट कर देंगे, इंटीजर टाइप का चाहिए इंटीजर कर देंगे और कैरेक्टर टाइप का चाहिए तो हम उसमें कैर कर देंगे. सिंपली बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी हर टाइप के एरे के लिए सेम रहती हैं. चलिए अब हमें यहाँ पे पता लग गया. और इसके अंदर जो 20 है ये तो हमें बताता ही है कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे. ये एक इंडेक्स की तरह भी काम करता है. जैसे एक बुक में इंडेक्स होता है वो हमें बताता है कि किस पेज पे क्या है. सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये हमें बताती है कि हम उस एरे का कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए अभी इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा. अब देखिए पिछले हमने अपने उसमें देखा है कि किस तरीके से हमने एक एरे को डिक्लेयर किया था. अभी बात आ जाती है एरे की इनिशियलाइजेशन की. एक जो एरे हमने डिक्लेयर ऑलरेडी किया हुआ है, अब जब उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे तो हम उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. अब यहाँ पे अभी तक आपने जो देखा है, जो हमने अपने लास्ट उसमें देखा था, उसमें हमने ये जो डिक्लेरेशन है ये सिमिलर टाइप का डिक्लेरेशन वहाँ पे भी हमने एक चेक किया था कि ये एक ऐसा हमने डिक्लेरेशन इसके अंदर ले लिया जिसमें इंटीजर टाइप का हमारा एरे है और उसका नाम हमने नम दे दिया और उसके अंदर 6 ऑब्जेक्ट्स हम स्टोर करने वाले हैं. अब आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसके अंदर हमने वैल्यूज डाल दी हैं 2 4 12 5 45 और 5. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने इस एरे के अंदर वैल्यूज डाल दी हैं 6, क्योंकि हमने इसमें 6 ऑब्जेक्ट्स की स्पेस क्रिएट की थी तो हमने यहाँ पे 6 वैल्यूज डाल दी हैं. ये तो सिंपल है. अब इसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हमने फिर से एक एरे डिक्लेयर किया है, बट अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो इंडेक्स वाला स्पेस है वो हमने खाली छोड़ दिया है यहाँ पे. अब
अगर हमने इंडेक्स वाला स्पेस खाली छोड़ दिया तो क्या ये लीगल होगा? अब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब भी हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो या तो हम उसके अंदर इंडेक्स में बता दें कि हमें उसके अंदर कितनी वैल्यूज डालनी है, या दूसरा तरीका हमारे पास में जो होता है वो ये होता है कि हम उसके अंदर उसको डिक्लेयर करते टाइम ही हम उसको इनिशियलाइज भी कर दें। तो इस केस के अंदर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एरे को बताएं कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया n, उसमें हमने इंडेक्स में कुछ भी वैल्यू नहीं अपनी बताई है और सीधा हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है 2, 4, 12, 5, 45 और 5 से। तो दिस विल ऑल्सो वर्क, ये भी ठीक होता है और ये भी ठीक होता है। इसके अंदर जो डिफरेंस है बेसिकली वो यही है कि अगर आप फर्स्ट तरीके से जा रहे हैं, int num6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथ के हाथ उसका इनिशियलाइजेशन करना पड़े। आप खाली उसको डिक्लेयर करके, मतलब आप खाली इतना सा पार्ट लिख के और उसके अंदर आप प्रोग्राम के अंदर आगे भी उसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। बट अगर आप उसके लिए स्पेस अलॉट नहीं करवाएंगे तो इन दैट केस आपको जो है उसके अंदर आगे चल के, मतलब आपको सेम टाइम पे उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि उस एरे के लिए उसे कितनी स्टोरेज सेव करनी है अपने मेमोरी के अंदर। बट जब हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे तो हाउ विल द कंप्यूटर नो कि उसे कितना स्पेस क्रिएट करना है इस एरे के लिए? तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने क्या किया, सेम टाइम पे जब हमने एरे को डिक्लेयर किया उसी टाइम पे हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया है। तो इससे हमें एक्सप्लिसिटली कंप्यूटर को बताने की जरूरत नहीं है कि उसे कितने स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। अब देखिए हम अपने थर्ड एग्जाम्पल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है फ्लोटिंग टाइप का एक एरे बनाया और सिमिलरली इसके अंदर भी हमने जो है आपका इंडेक्स में वैल्यूज नहीं दी एक्सप्लिसिटली और डायरेक्टली हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हम थर्ड में आ जाते हैं, अपना फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ में हम ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक लॉन्ग इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है जो हमारी 10 वैल्यूज को स्टोर करने के काम में आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, जहाँ पे जो हमने जैसे लास्ट में जीडीपी वाला जो हमने वेरिएबल एरे डिक्लेयर किया है, इस एरे को क्योंकि हमने कोई भी स्टोरेज क्लास को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं किया है तो इस केस में ये ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर जाएगा और जब भी कोई चीज ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर आ जाती हैं गार्बेज वैल्यूज। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट को विदाउट इनिशियलाइजेशन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज प्रिंट होंगी वो गार्बेज वैल्यूज होंगी। अगर हम इस प्रॉब्लम को चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे इसको स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर कर दें। अगर हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू 0 पे सेट हो जाएगी और जो हमारी गार्बेज वैल्यू वाली प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो अभी हमने देख लिया कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और कैसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये हमने इन वीडियोस में देख लिया है। अब अपना नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि एरे जो है वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, एक उसका हम माइंड मैप टाइप की चीज देखेंगे ताकि हमें आइडिया आ जाए, क्लियर हो जाए। फिर हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम एरे को यूज करते हुए प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिक हमने एक डिक्लेरेशन लिया है, इंटीजर टाइप का एरे लिया है जिसके अंदर हमने बोला है कि हम 8 एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। अब इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला क्या है, जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देते हैं, सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू जैसे हमने 8 दी हुई है तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू दी हुई है 8 और हमारे को पता है इंटीजर का साइज क्या होता है, इंटीजर का साइज होता है 4। तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। तो ये हमारा मेमोरी में 32 का स्पेस जो है वो क्रिएट करके उसको हमें जगह प्रोवाइड करा देगा 32 की। अब देखिए सिमिलरली हम जो ये नीचे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर में आप देख रहे हैं हमारा जो ये अरे हमने स्टोर किया उसकी स्टार्टिंग लोकेशन है 65508। तो अब क्या है, ये क्या करेगा 65508 के अंदर अगर आप 32 प्लस कर दें तो ये उतनी मेमोरी जो है वो मेमोरी में सेव कर देगा। तो इसने कितनी मेमोरी सेव की, ये यहाँ से लेकर के 65508 से लेकर के जो हमारा 65540 तक की जो मेमोरी है वो हमारा मेमोरी में एलोकेट कर देगा इस एरे के लिए। अब देखिए इसके अंदर हम समझते हैं कि हो क्या है। अब जब हम कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो एरे एलिमेंट्स वुड ऑक्यूपाई एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। वो एरे जो है वो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे। जैसे जो हमने एरे डिक्लेयर ARR टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, ARR एरे डिक्लेयर किया है, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 65508 पे स्टोर होगा क्योंकि एक इंटीजर को 4 बाइट लगते हैं मेमोरी में स्टोर होने के लिए। तो जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो 65512 पे स्टोर होगा और सिमिलरली ये सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। अब ये तो हमने यहाँ पे देख लिया
कि किसी भी एरे को कैसे वो मेमोरी में स्टोर होता है, एडजेसेंटली एक के बाद एक स्टोर होता है, कैसे उसको मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है और कितना वो साइज जो है वो लेता है। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। सपोज कि करिए यहाँ पे हमने जो एरे लिया है, हमने उसके अंदर 8 ऑब्जेक्ट्स की जो है जगह वो सेव की है। अगर आप मान लीजिए कि इसमें 9th ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होगा उस केस में, क्योंकि सिंस हमारे को जो मेमोरी एलोकेटेड है वो तो 65508 से 65540 तक है। अगर हम इसके बाद 9th एलिमेंट जो डिक्लेयर करेंगे वो इसके नेक्स्ट मेमोरी में स्टोर होगा। अब उसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर जो नेक्स्ट मेमोरी में चीज स्टोर होगी, अगर वहां पे कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर थी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वहां पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए वहां पे आपका कोई और इंपॉर्टेंट डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर था तो वो उसे ओवरराइट कर देगा। इन दैट केस या तो आपका वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा या फिर मैक्सिमम केसेस में आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग कर जाएगा या आपका प्रोग्राम जो है वो एरर देगा, क्योंकि आप एक अनडिफाइंड स्टोरेज लोकेशन जो आपने एरे के लिए डिफाइन नहीं किया वहां पे उसके एलिमेंट को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब भी हम एरे डिक्लेयर करें उसमें जो हमने साइज दिया हम सेम उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसकी डेफिनेशन में दें या एंटर करें। इससे हमारा जो है हम एरर से बच सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने ये देख लिया था कि हमने किस तरीके से एरे मेमोरी में प्लेस्ड हैं और कैसे उनका डेफिनेशन हम करते हैं, कैसे उनका इनिशियलाइजेशन होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अब हम इस एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो बात आ रही थी कि जी आपने एक एरे डिक्लेयर कर लिया, फिर मतलब आपने डिफाइन किया, पहले आपने उसको डिक्लेयर भी कर दिया। अब आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी मैंने डेटा स्टोर किया है वो आप कैसे उसके अंदर रीड कर सकते हैं, या मैं आपको बोलूं कि आपको उसके अंदर बाद में डेटा स्टोर, जैसे आपने एक एरे जो है वो डिफाइन कर दिया, अब आप बोलते हैं बाद में आपको उसके अंदर जो है डिक्लेरेशन करना है, तो आप उसको किस तरीके से उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, जो हमारा एरे है जैसे मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जब हम डिक्लेरेशन कर रहे थे उसी टाइम पे, डेफिनेशन के टाइम पे मैंने आपको कहा था कि ये 3 पार्ट में हमारा जो है डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा डिक्लेरेशन का टाइप, दूसरा नाम और तीसरा इंडेक्स। अब जो भी हम इसके अंदर ऑपरेशंस करेंगे उसमें इंडेक्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा ये एरे है तो इस एरे के अंदर ये हमारा 0th इंडेक्स पे स्टोर होने वाली चीज है, ये हमारा फर्स्ट पे स्टोर होने वाली चीज है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, सिमिलरली 4th एलिमेंट, 5th एलिमेंट, 6th एलिमेंट एंड 7th एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि एलिमेंट तो हम लोगों ने 8 ही स्टोर किए हैं इसके अंदर, बट इसके अंदर जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे 12 को, तो ये कहाँ पे आएगा, हमारा ये 0th एलिमेंट ऑफ एरे होगा। और अगर हम 90 को एक्सेस करना चाहेंगे तो इट विल बी द 7th एलिमेंट ऑफ द एरे। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा एरे होता है उसका जो इंडेक्स होता है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, ओके, और उससे इंक्रीज करते हुए जाता है। तो इसके इंडेक्स के अंदर जो भी हमारा नंबर है वो हमें बताता है कि हम कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन के बारे में वो हमें बताता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैं आपसे मार्क्स और इंडेक्स 2 की बात करूं, तो ये जो है ये हमारा एरे का सेकंड एलिमेंट नहीं होगा, दिस विल बी दी थर्ड एलिमेंट, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट मार्क्स 0 होगा, सेकंड एलिमेंट मार्क्स 1 होगा और हमारा थर्ड एलिमेंट मार्क्स 2 होगा। तो ये तो हमें क्लियर है कि हमें जब भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी एरे के अंदर उसका इंडेक्स देख रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका इंडेक्स पे वैल्यू हमें 8 दी हुई है तो इट विल बी रेफरिंग टू दी 7th प्लेस ऑफ द एरे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो एरे का इंडेक्स है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको, जैसे हम नॉर्मल कहीं पे जब आपको एरे में एक डेटा स्टोर करवाना है, जैसे हम नॉर्मली किसी भी एक वेरिएबल में जब डेटा स्टोर करवाते थे तो हम उसका एड्रेस प्रोवाइड करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एरे का नेम है और ये हमारा एरे का इंडेक्स है, उसके आगे हमने क्या कर दिया है, हमने %का यूज किया है, हमने अपना एंड ऑपरेटर का यूज किया है एड्रेस को सिग्निफाई करने के लिए कि ये हमारा जो एरे है उसका ये एड्रेस है। अब सिमिलरली जब हमें डेटा रीड करना होगा तो हमें एंड ऑपरेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली उस एरे का नेम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जब भी हम किसी 1D एरे की बात करेंगे और जब हम उसका नेम राइट कर देंगे along with its इंडेक्स नंबर, तो जो भी उस इंडेक्स नंबर पे वैल्यू होगी वो सीधा सीधा हमारी हम यूज में ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर बस यही हमने यहाँ पे समझा है कि इन द फर्स्ट स्टेटमेंट वी वर ट्राइंग टू पास द एरे
वी वर ट्राइंग टू पास द एड्रेस ऑफ द एरे नोन एज मार्क्स, ठीक है, टू स्कैन द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें वी वर ट्राइंग टू गिव द वैल्यू टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी विच वी हैव ऑलरेडी सेव्ड, और यहाँ पे हमने सम परफॉर्म करने की कोशिश की है। तो इससे हमारा जो से हमारा लर्निंग आउटकम है वो ये तीन चीज़ों का है कि एक तो जो एरे है उसका जो इंडेक्स है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो अगर हमारा कोई एरे 8 साइज का है तो उसके अंदर जो इंडेक्स वैल्यूज जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो इट विल गो अप टिल 7, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम किसी 1D एरे या नॉर्मल एरे की बात करते हैं और हम उसका नेम अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स नंबर लिख देते हैं तो वो हमें उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर है डायरेक्टली वो देगा, ना कि उसका एड्रेस देगा। और अगर हमें उसका एड्रेस चाहिए तो हमें आगे एंड ऑपरेटर का स्पेसिफिकली यूज करना पड़ेगा। चलिए अभी तक हमने जो भी देखा है इसके बेसिस पे हम एक बार एक फंक्शन अपना मतलब एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं एरे का, और उसके अंदर जाके हमें फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैं एक प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ arr.c। मैंने एक प्रोग्राम का नाम दे दिया है यहाँ पे। अब मैं पहले इसके अंदर में जो हमारा नॉर्मल था stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये मैंने डाल दिया है। अब जैसे हमारा एक प्रोग्राम होता है void मेन की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे int मेन। हमने एक प्रोग्राम अपना राइट कर दिया। सबसे पहले हम एक रिटर्न 0 हम यहाँ पे करा देंगे। अब इसके अंदर हम अपना बाकी प्रोग्राम जो है टाइप कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, अभी तक हमने जो सीखा है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक int इंटीजर ले लेते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक एरे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे arr उसका नाम दे देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपली मैं उसके अंदर हमें जैसे 5 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं तो मैं 5 दे देता हूँ इक्वल्स टू करके, और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज जो हैं वो डिक्लेयर कर दी हैं सिंपली। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी तक जो है हमारा एक एरे जो है वो स्टोर हो चुका है। अभी इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमारा एरे नॉर्मली स्टोर हो गया है। अब एक चीज़ तो ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा एरे का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन यहाँ पे हो गया है। इसको मैं आपको पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो हम एक बार इसको arr.c और इसको हम अपना एक बार gcc arr.c लिख के हम इसको अपना कंपाइल कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा सक्सेसफुली ये कंपाइल हो गया है। तो मतलब यहाँ पे हमारा एरे का जो है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों सक्सेसफुली हो गया है। अब दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे printf में मैं जाके और अपना सिंपली लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट करा एलिमेंट ऑफ माई एरे मैंने यहाँ पे कर दिया, और मैंने आपको सिंपली क्या बताया था कि हमें जब भी अपने किसी एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हम उसका डायरेक्टली जो इंडेक्स नंबर है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एलिमेंट ऑफ माई एरे इज %d, ये मैंने पहले यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैं arr, और जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है आपका फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे arr 0 डाल दूंगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे इज, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं एक बारी। इस प्रोग्राम को मैं फिर से आपके लिए एक बार कंपाइल करा देता हूँ और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को अब रन कर देते हैं। अब देख रहे हैं आप इसमें आ गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे इज 1। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है, इंपॉर्टेंट आउटकम ये है कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स लोकेशन 0 का यूज किया है। अगर हमें सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करवाना होगा तो हमें इंडेक्स लोकेशन पे इंडेक्स वैल्यू में 1 का यूज करेंगे, ठीक है। सो ऑन हम मूव करते जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट आउटकम है। और दूसरा आउटकम ये है कि जब भी हम बात करते हैं हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे arr 0 इस तरह से लिखते हैं तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द वैल्यू। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सिमिलरली इसका एड्रेस प्रिंट करवा देता हूँ, printf मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस इज,
अब यहाँ पे मैं %u का यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैंने %u इसलिए यूज किया है क्योंकि अनसाइंड इंटीजर टाइप कभी भी एड्रेसेस के जो है उसके अंदर साइन नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो वो अनसाइंड इंटीजर होता है, इसलिए मैंने %u का यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं क्या करूंगा एंड, और इसमें मैं ARR और ये आपका जो यहाँ पे 0th एलिमेंट की वैल्यू मैं इसको प्रोसेस करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, ये यहाँ पे हमें एड्रेस भी प्रिंट करके दे देगा। अब एक बार हम फिर से सेम चीज को करते हैं। सबसे पहले हमने इसको कंपाइल करा लेना है। कंपाइल कराने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं वो क्या बता रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे इज 1, और फिर फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस इज, तो वो आपको दोनों उसने वैल्यूज जो हैं वो दे दी हैं। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक \n लगा देता हूँ, जिससे ये हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाए। एक बार हम फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने हमारा दिखा दिया फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस इज, अब ये हमारा एड्रेस आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस हमने इसमें एड्रेस की भी बात की थी कि अगर हम इसका मतलब एक एरे में जो होता है वो एडजेसेंट लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, और उनको जो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इंटीजर के लिए 4 बाइट की जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें 4 बाइट का स्पेस उनको मिलता है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक बार इस प्रोग्राम में भी, जैसे हम क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट का जो है एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट एड्रेस इज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ARR1 डाल देता हूँ। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है और जो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस है उसके अंदर हमारा 4 बाइट्स का डिफरेंस आएगा। तो हमने प्रोग्राम को रन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट का जो एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 आ गया है। उस फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो आप लास्ट में देखिए, वो आपका 88 है, और जो सेकंड एलिमेंट का आपका एड्रेस है वो 92 है। तो दोनों के बीच में 4 बाइट का जो है हमारा स्पेस में डिफरेंस आ गया है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये हमारे जो भी रिमेनिंग एड्रेसेस हैं एरे के, वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम एरे को एक्सेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में अपना देखेंगे कि हम एरे को जब एज ए अपना फंक्शन में हम कैसे पास कर सकते हैं, ये अब हम देखते हैं एक बार आगे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं, हमने पासिंग एरे एलिमेंट्स टू अ फंक्शन। अभी तक हमने जो भी बात की थी उसमें हमने नॉर्मली क्या किया था, जो भी हमने प्रोग्राम देखा था उसमें एरे बना लिया था, हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया था। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो एरे जिसके एलिमेंट्स को हमने नॉर्मली एक्सेस किया है, अब हम इसको एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस करें। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि जिस एरे के एलिमेंट को हम फंक्शंस को पास कर देंगे, तो ये हम करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर सिंपली आप देखिए, हमने एक प्रोग्राम बना लिया void display1, और उसके अंदर पहले वाला जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर जो हमने आर्ग्यूमेंट्स की टाइप, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की टाइप जो है वो हमने दी है इंटीजर टाइप की। जो दूसरा हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर जो है पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब देखिए मेन के अंदर आ जाते हैं। हमने सिंपली पहले एक आई इंटीजर ले लिया है, और फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशन और डिक्लेरेशन कर दिया है मार्क्स नाम के एरे का। फिर हमने यहाँ पे एक लूप चलाया है। अब बेसिकली हमने लूप क्यों चलाया है, हमने लूप चलाया है इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक हम एक्सेस करने के लिए हमने ये लूप चलाया है। और अब इसके अंदर हमने फिर क्या किया, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया display1। अब display1 फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है, हमने आर्ग्यूमेंट में मार्क्स आई पास कर दिया। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी एरे का नाम और उसके ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लोकेशन पास करते हैं, तो बेसिकली जो भी उस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर्ड है हम वो पास कर देते हैं, और वो वैल्यू जो है हमारा display1 में पास हो जाएगा, और सिंपली ये वैल्यू जो है हमारी प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला जो प्रोग्राम है आपका, ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सबके लिए चलेगा जब तक कि हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट नहीं हो जाते, क्योंकि सिंस हमारा ये जो अरे है इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है 0 से लेके 6 तक के लिए चलेगा। ये अब हमारा एक हो गया। display1 में हमने डायरेक्टली क्या करा था, वैल्यूज पास करी थी। display2 हमने जो फंक्शन बनाया उसके अंदर हमने क्या करा है, अरे का एड्रेस पास किया है। यहाँ पे हमने क्या करा है, जो display2 फंक्शन है उसमें जो एरे का बेस एड्रेस है, जो कि आप देख सकते हैं एंड मार्क्स आई, जो उसका नॉर्मल एड्रेस है वो हमने यहाँ पे पास किया है। और एड्रेस को हमने पास कर दिया है किसको, एड्रेस पास हुआ है हमारा पॉइंटर टू दी इंटीजर टाइप की वैल्यू को।
तो बेसिकली जब भी हम कोई पॉइंटर वैल्यू को एड्रेस पास करते हैं और फिर हम उस पॉइंटर को प्रिंट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जो उस लोकेशन पे स्टोर्ड वैल्यू है वो हमें मिल जाती है, क्योंकि बेसिकली पॉइंटर हमारा ऑलवेज पॉइंट्स टू द वैल्यू स्टोर्ड एट दैट एड्रेस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, जो हमारा एरे है मार्क्स टाइप का, उसके अंदर जो हमने वैल्यूज को स्टोर करवाया है उसका एड्रेस हमने पास कर दिया है, और एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमारा पॉइंटर जो है प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अपने एरे को जो है फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, ये हमने देखा। तो इसके बाद अभी ये हमारा क्लियर हो गया है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसका एक प्रोग्राम भी हम बना के देख लेते हैं कि हम किस तरीके से पास कर सकते हैं एरे को अपना। इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम ले लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पे मैंने एक नया प्रोग्राम ले लिया, इसका नाम रख देता हूँ arrfun.c। अब arrfun.c के अंदर मैं अपना थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए कि मैं क्या करूँगा, मैं ये जो हमारा एरे है इसको कॉपी कर लूँगा और इसको मैं arr फंक्शन के अंदर जाके आपका पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए यहाँ तक हमारा जो एरे है इसमें सब कुछ सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी मैं आपका इसको 7 एलिमेंट्स दे देता हूँ, ठीक है। अब ये हम सब हटा देते हैं इसके अंदर से, और सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे किया था, हम यहाँ पे 2 फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक फंक्शन हमने क्या डिक्लेयर किया था, int disp1, मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ और इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू का वो कर लेते हैं, और दूसरा मैं फंक्शन दे देता हूँ int disp2 और इसके अंदर मैं पॉइंटर टू इंटीजर टाइप की वैल्यू का आपको दे देता हूँ। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे एक जो है इंटीजर को और डिफाइन करना पड़ेगा। वो हमें क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक्सेस करना इस एरे के एलिमेंट्स को। तो मैं मान लीजिए उसको इंडेक्स ही दे देता हूँ, या मैं उसको आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारा दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा एक यहाँ पे, फॉर आईडी इक्वल्स टू 0, आईडी id इक्वल्स टू 0। और ये हम कब तक करेंगे, जब तक id हमारा लेस देन, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 7 एलिमेंट्स हैं तो लेस देन इक्वल टू 6 तक जब तक ना हो जाए, और फिर क्या करेंगे हम id प्लस प्लस हम यहाँ पे करते रहेंगे। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन जो है disp, उसको हम कॉल कर लेते हैं। disp1 को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है और इसके अंदर हम पास कर देते हैं arr id, ये हमने पास कर दिया है। तो ये हमारा पहला वाला जो है एग्जीक्यूशन बन करके तैयार हो गया है disp1 के लिए। और disp2 के अंदर जो है हमें जो वैल्यूज़ है वो किस तरह की देनी है, वो हमें एड्रेस प्रोवाइड करवाना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम एंड arr पास करवा देंगे। ये तो हमारा हो गया नॉर्मली आपका मेन फंक्शन बन करके तैयार। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आपके दोनों फंक्शंस को रेडी करेंगे। हमारा पहला फंक्शन क्या है, int disp1 जो है हमारा पहला फंक्शन है, उसमें मैं int n एक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने int n ले लिया और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, आपका एक कमांड दे दूँगा printf, और इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ एरे इज, यहाँ पे मैं %d दे दूंगा आपका, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा n आपका प्रिंट करवा दूंगा। ये हमारा सिंपली disp1 बन करके तैयार में हो गया है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना दूसरा वो बनाएंगे INT डिस्प टू, जिसका हमने नाम दिया है INT, और यहाँ पे मैं पॉइंटर टू दी इंटीजर टाइप का एक एलिमेंट आपका ले लूँगा। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका printf एलिमेंट ऑफ द एरे इज, और यहाँ पे सिमिलरली फिर से मैं %d लगा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा पॉइंटर टू द इंटीजर n। ये हमारा प्रोग्राम जो है बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, एक बारी हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हमारा जो प्रोग्राम है हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ARR प्रोग्राम का नाम है fun.c, मैंने ले लिया। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, इसकी वजह से एरर आ गया है। अब वो कह रहा है ARR, ओके फिर से फाइल नेम हमारा यहाँ पे गलत हो गया है, fun.c है। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अब देखिए उसने हमारा जो है एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है। एक बार ये थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं \n लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं \n लगा देता हूँ। फिर से सेव करके मैं CLS करके प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिए पहले उसने क्या करा, एलिमेंट ऑफ एरेज 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट करवा दिया, और फिर दूसरी बार भी उसने प्रिंट करवा दिया। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है हमने अपना प्रोग्राम लिखा है, और इसके अंदर किस तरीके से फर्स्ट टाइम हमने उसके अंदर एरे का जो वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली उन्हें पास करवाया, और सेकंड टाइम में हमने उसके एड्रेसेस को पास करवाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम फंक्शन पास करवा सकते हैं और वो किस तरीके से काम करता है। अब इसमें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स। अभी तक हमने जो भी पॉइंटर देखे थे उस पर हमने कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं किया था, बट हम किसी भी पॉइंटर पे 4 तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसको पॉइंटर को एडिशन करना, या पॉइंटर के साथ कोई सब्सट्रैक्शन करना किसी नंबर का, या एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से सब्सट्रैक्ट कर देना, या तीसरा हो सकता है 2 पॉइंटर्स के बीच में कंपैरिजन कराना। अब आगे देखते हैं। एक सिंपल सा हमने पहले प्रोग्राम ले लिया है। इसके अंदर हमने एक इंटीजर i ले लिया है 3, और एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया है इंटीजर टाइप का x। सिमिलरली हमने फ्लोट के लिए भी और कैर के लिए भी यहाँ पे वेरिएबल ले लिए हैं y और z। अब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हमने i की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो i की वैल्यू 3 है, प्रिंट हो जाएगी। j की वैल्यू 1.5 है, प्रिंट हो जाएगी। k की वैल्यू c है, प्रिंट हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में अपना x के अंदर जो है i का एड्रेस डाल दिया है। सिमिलरली y के अंदर हमने j का एड्रेस डाल दिया है, और z के अंदर हमने k का एड्रेस डाल दिया है, और हमने उनकी एड्रेसेस को प्रिंट करवा दिया x, y और z को। अब देखिए यहाँ तक तो नॉर्मल है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। अब नया क्या है कि हमने यहाँ पे हमने कमांड दी है जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक इंस्ट्रक्शन में हमने x++ y++ z++। अब जैसे आपको पता है कि x, y और z तीनों ही यहाँ पे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं, तो हमने इनके साथ एडिशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है। हमने इनके अंदर एक वैल्यू ऐड की है x++। आपको पता है कि अगर हम x++ ना लिखे इसको x = x+1 लिख दें तो वो भी बिल्कुल सेम ही बात होती है। तो सिमिलरली हमने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश की है। तो क्या होगा इसके अंदर जब भी हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इनके अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब x के अंदर हमने नॉर्मली देखा था क्या कि नॉर्मली x की वैल्यू थी 65524। अब अगर हमने उसके अंदर 1 ऐड किया तो वैल्यू आनी चाहिए थी 65525, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर वैल्यू आई है 65528। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने का बिल्कुल सिंपल और बेसिक सॉल्यूशन ये है कि जो हमारा पॉइंटर है जब भी हम उसके अंदर कुछ एडिशन करेंगे
तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पॉइंटर वेरिएबल है। अगर वो इंटीजर है तो वो मेमोरी में 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए अगर हम उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो जो वैल्यू ऐड होगी वो इक्वल्स टू 1 इंटू 4 होगी। मतलब जब हम किसी भी इंटीजर टाइप के पॉइंटर टू द वेरिएबल में एडिशन करेंगे 1 का, तो वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय द साइज ऑफ द इंटीजर। मतलब उसके अंदर वैल्यू ऐड तो होगी बट इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द इंटीजर। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या हुआ है, जो बेस एड्रेस था वो 65524 था और इंटीजर हमारा 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो इसीलिए जो हमारा न्यू एड्रेस आया जब हमने उसमें मेमोरी में 1 ऐड किया तो नेक्स्ट हमारा 65528 आया। अगर ये सिमिलर बात हम देखें, आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारा फ्लोटिंग के केस में भी सेम हुआ है, बट जो हमारा कैरेक्टर है उसके केस में हमारा ऐसा नहीं हुआ। उसके केस में 65519 को 65520 ही मतलब सिंगल वैल्यू ही ऐड हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कैरेक्टर जो है वो हमारा मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए अगर हम उसकी वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो 1 से ही इंक्रीमेंट होगा, अगर 2 ऐड करेंगे 2 से इंक्रीमेंट होगा। बट अगर हम किसी इंटीजर की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो वो 4 से इंक्रीमेंट होगा, अगर हम किसी इंटीजर की वैल्यू में 2 ऐड करेंगे तो वो 8 से इंक्रीमेंट होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली फ्लोट में भी जितना फ्लोट का साइज होता है उसके हिसाब से ही एडिशन होगा। अगर हम फ्लोट में 1 ऐड करेंगे तो वो 4 से इंक्रीमेंट होगा, 2 ऐड करेंगे तो वो 8 से इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमने देखा कैसे हमने एक प्लस ऑपरेशन हम अपने पॉइंटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि अभी जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने एडिशन का ऑपरेशन देखा है एक पॉइंटर के ऊपर। अब हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं या एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर सिमिलरली हमने एक एरे ले लिया है और इस एरे के अंदर हमारे पास में 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने क्या करा है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई ले लिया है जिसको हमने 4 असाइन करवा दिया है वैल्यू, और हमने साथ में इंटीजर टाइप के कुछ पॉइंटर वेरिएबल भी ले लिए हैं जे के एक्स एंड वाई। उसके बाद आप देखेंगे जे के अंदर हमने आई की वैल्यू असाइन करवा दी है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया है, जे इज इक्वल टू जे प्लस 9। तो इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि जे के अंदर जो हमने वैल्यू असाइन कराई वो इंटीजर टाइप की होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो दैट विल बी एडेड टू दी 36, जे प्लस 36 विल बी द रिजल्टेंट इन दिस केस। जो हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड करवाई और वह ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जे हमारा इंटीजर टाइप का है। सिमिलरली के अंदर हमने आई की वैल्यू ऐड करवाई और फिर हमने उसमें -3 कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, के का जो भी एड्रेस होगा उसमें से 12 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक इंटीजर हमारा 4 साइज का होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स के अंदर अब हमने एरे का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करवा दिया है और वाई के अंदर हमने एरे की 5th एलिमेंट का जो है अपना बेसिकली 4th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो ऐड करवा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एरे का 4th एलिमेंट हमारा स्टोर्ड है हमारा वाई के अंदर और जो हमारा एरे का 2nd एलिमेंट है वो हमारा स्टोर्ड है 1 के अंदर, वो एक्स के अंदर। तो अब हम जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद हमने क्या करा, प्रिंटफ कमांड दी और वहां पे हमने y माइनस एक्स कर लिया, ठीक है। तो जब हमने ऐसा किया तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। ऐसा क्यों होगा हम उसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर सिंपली जो हमारा एरे है हमने मान लिया वो 65502 लोकेशन पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एरे 1 वुड बी प्रेजेंट एट द लोकेशन 65506 और जो हमारा एरे 5 है वो प्रेजेंट होगा 65522 लोकेशन पे। अब जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 4 प्रिंट होगी। अब ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप इन दोनों का एक्चुअल सब्सट्रैक्शन करो जो है 65506 को अगर आप 65522 से सब्सट्रैक्ट करो तो हमारी वैल्यू आती है 16। बट क्योंकि ये इंटीजर्स की बात हो रही है और इंटीजर्स टेक 4 बाइट ईच फॉर सेविंग, तो मतलब फॉर मेमोरी दे ऑक्यूपाई 4 बाइट ईच, तो इसलिए जो हमारा 16 है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और द रिजल्टेंट विल बी 4। या अगर हम दूसरी टर्म्स में समझें तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये दोनों जो इंटीजर हैं या ये दोनों जो एरे की वैल्यूज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक दूसरे से 4 मेमोरी लोकेशंस दूर सेव्ड है, ठीक है। वही यहाँ पे हमने लिखा है द एक्सप्रेशन y माइनस एक्स वुड प्रिंट अ वैल्यू 4 एज y एंड x आर पॉइंटिंग टू लोकेशन दैट आर 4 इंटीजर्स अपार्ट। अगर यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला हमारा सब्सट्रैक्शन होता तो यहाँ पे रिजल्टेंट 16 आता, बट क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं और पॉइंटर्स डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के पॉइंटर की बात करें। अगर आप इंटीजर की यहाँ पे बात कर रहे हैं
तो दे ऑक्यूपाई 4 बाइट्स इन दी मेमोरी। इसीलिए जब हम ये माइनस करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट आएगा वो ये बताएगा कि ये दोनों इंटीजर एक दूसरे से 4 लोकेशंस अपार्ट हैं, 4 इंटीजर्स अपार्ट हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा हमने यहाँ पे क्या करा है, कंपैरिजन करा है। इफ j इज इक्वल टू k, अगर j और k की वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, द टू पॉइंटर पॉइंट टू द सेम लोकेशन, एल्स क्या होगा, द टू पॉइंटर पॉइंट टू डिफरेंट लोकेशन। अब हमारे केस में दोनों जो पॉइंटर्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा सेकंड वाली जो कमांड है वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली देखा कैसे हम किसी पॉइंटर के साथ एक माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम दो पॉइंटर्स को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ध्यान रखने वाली वो ये है कि कभी भी जब हम दो इंटीजर्स को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्चुअल सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, वो सब्सट्रैक्शन बेसिकली बताएगा कि जो दो मेमोरी लोकेशंस हैं वो एक दूसरे से कितना दूर हैं। ओके, अगर ये दोनों, मैं मान लेता हूं कि अगर यहाँ पे हमने x और y के अंदर सेम एरे का सेम इंडेक्स वाली चीज को डाल दिया होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हमने एरे 1 की वैल्यू डाली होती, यहाँ पे भी हमने एरे 1 की वैल्यू डाली होती और हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते, तो हमारा जो रिजल्ट है वो उस केस में वो 0 आता। तो वो बताता कि ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में 0 मेमोरी लोकेशंस का गैप है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गए। तो अब हमने देख लिया कि किस तरीके से हम पॉइंटर्स पे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। अभी तक तो हमने जो भी एरे एलिमेंट्स को एक्सेस किया था वो नॉर्मली किया था। अब हम देखेंगे कि अगर हम पॉइंटर के थ्रू करना चाहें तो हम ये कैसे कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हमने पहले एक नम टाइप का जो है एरे को आपका डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप के i और एक पॉइंटर टू द इंटीजर टाइप का j डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया है, जो 0th एलिमेंट है हमारा उसकी वैल्यू हमने j के अंदर असाइन कर दी है। तो मतलब एरे का जो बेस एड्रेस है वो हमारा j में चला गया है। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, एक लूप चला दिया है। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में, 6 एलिमेंट है, तो हमने लूप 0 से लेके 5 तक चलाया है। हमारा लूप कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम्स चलेगा। और सिंपली आप इसके अंदर जाके देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, printf एड्रेस एलिमेंट की उस वहां पे कौन से एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है, और हमने यहाँ पे एक जगह j वैल्यू पास की है और दूसरी जगह जो हमने वैल्यू पास की है वो पॉइंटर टू द एड्रेस पास किया है जो कि *j है। मतलब कि इस लोकेशन पे जो j में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो हम अपना पॉइंटर टू दी j से यू कैन गेट दैट वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सिंपली हमने क्या किया, पहले हमने j डाल दिया और j अपना पॉइंटर टू j डाल दिया है और फिर हमने j की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट करवा दी है। तो अब इसको समझने के लिए हम एक बार इस लूप को समझते हैं। जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन होगा तो पहले j के अंदर इस एरे का बेस एड्रेस आएगा जो कि है 24 का बेस एड्रेस। तो 24 का बेस एड्रेस हमारे पास में 65512 वो हमारा j में असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें j के अंदर तो हमारा ये एड्रेस असाइन हो गया, और अगर हम बात करें *j की मतलब एड्रेस टू दी पॉइंटर की बात करें तो उसके अंदर हमारी क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, 24 रिफ्लेक्ट होगी। अब हमने क्या करा, अब हमने एक एरे के अंदर जो है एक हमने अपना फॉर लूप चलाया जिसके अंदर हमने पहली बारी में जब यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी तब तक j क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पे 65512 रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे *j हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 24। अब हमने क्या करा, इस वैल्यू को ऐड कर दिया, फिर हम लूप के बाहर आएंगे, फिर से ये लूप के अंदर सेकेंड टाइम जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने लूप को एग्जिट करते टाइम j की वैल्यू इंक्रीमेंट की थी तो j की वैल्यू +1 हुई है। अभी हमने देखा है कि जब भी हम किसी एरे के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं तो इट पॉइंट्स टुवर्ड द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। इंटीजर के केस में क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी यूज करता है तो इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने नेक्स्ट, क्योंकि इंटीजर हमारा 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो जब हम ऐड करते हैं तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो सिमिलरली जब सेकेंड टाइम हम लूप के अंदर आएंगे तो j के अंदर जो एड्रेस होगा वो होगा हमारा 65516 और इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हो जाएगी 34। सिमिलरली लूप में एडिशन होता जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ हम पॉइंट करते जाएंगे और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि हमने अभी जो ये एलिमेंट्स को एक्सेस किया ये इसलिए इजी था क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स को हमने सीक्वेंस में एक्सेस किया। पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना था, फिर सेकंड करना था, फिर थर्ड करना था, फिर फोर्थ करना था, तो इसलिए आसान था।
बट अब मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिकली बीच से ही कोई एलिमेंट को एक्सेस करना हो, जैसे आप सपोज मेरे को कहते हैं कि मेरे को डायरेक्टली थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी अब हम आगे पॉइंटर को यूज करते हुए हम उस केस, अभी नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं ये करना है तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि आप एरे लिखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे एरे था नम ब्रैकेट, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे 3, तो आपको थर्ड एलिमेंट जो है उसमें, जो आपका उसमें फोर्थ एलिमेंट है वो एक्सेस हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको यही सेम काम पॉइंटर्स के थ्रू करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो वो हम अपना नेक्स्ट इसमें देखेंगे। यहां हमने बेसिकली देखा कि हम कैसे अगर सीक्वेंस वाइज हमें करना हो तो कैसे हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर करके नेक्स्ट अपना एलिमेंट पे जा सकते हैं और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए जो हमने अभी लास्ट अपना देखा था, यहां पे हमने देखा था कि हम कैसे एरे के एलिमेंट्स को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। पिछली बार जो हमने एक प्रोग्राम बनाया था एरे और फंक्शन वाला, उसके अंदर हमने क्या करा था, सिंपली एलिमेंट भेजे थे। हमने एक एक करके क्या किया था, एक एक एलिमेंट अपना भेज दिया था कि पहले फर्स्ट एलिमेंट गया, फिर सेकंड एलिमेंट गया, फिर थर्ड एलिमेंट गया, फिर फोर्थ एलिमेंट गया, ऐसे सो ऑन हमने फॉर लूप चलाया था और हमारे एलिमेंट्स चले गए थे। एक बार मैं आपको प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ। इसमें आप देखिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया और एक एक करके पहले यहाँ पे ARR 0 जाएगा, फिर ARR 1 जाएगा, फिर ARR 2 जाएगा, ARR 3 जाएगा, सो ऑन करके जो हमारे एरे की वैल्यूज हैं वो हमने भेजी थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरा का पूरा एरे भेजने की कोशिश करेंगे फंक्शन के अंदर। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा, जो अभी हमने भेजा था उसके अंदर जो हमारा बेसिकली जो फंक्शन था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप किसी एरे से वैल्यू भेज रहे हैं या कहां से भेज रहे हैं। अब की बार जो फंक्शन है उसके अंदर हम पूरा एरे सप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले हमने दो फंक्शन बना लिए हैं। एक के अंदर हमने पॉइंटर टू द इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया है और दूसरे के अंदर हमने एरे टाइप का फंक्शन बनाया है। फिर हमने यहाँ पे एक एरे कोड डिफाइन कर दिया है और अब हम यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल किया डिस्प्ले 1 और डिस्प्ले 2। अब आप देखेंगे जो हमने फंक्शन डिस्प्ले 1 कॉल किया है उसके अंदर हमने क्या करा है, एरे के जो बेस एलिमेंट का एड्रेस था वो और एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये हमने उसमें जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें पास किया है। जबकि जो दूसरा हमारा फंक्शन है उसमें आप हम देखेंगे तो हमने सिंपली क्या पास किया, हमने एरे का नाम पास कर दिया है और उसके अंदर कितनी चीजें सेव्ड है हमने वो पास कर दिया है। ठीक है, अब आप देखिए जब हमने ये किया है अब हम वॉइड डिस्प्ले की तरफ में आ जाते हैं। जब हम वॉइड डिस्प्ले 1 में जाते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, हमारा बेस एड्रेस आ जाएगा और बेस एड्रेस को हमने क्या करा, यहाँ पे स्टोर करवा लिया पॉइंटर टू जे में। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, जो हमारी n वैल्यू है वो हमें बता रही है कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे इसके अंदर सेव्ड है। फिर आप इंटीजर i पे गए, यहाँ पे आपने एक इंटीजर ले लिया i टाइप का और जब 0 से लेके आपने उसको कब तक चलाया, n-1 तक चलाया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो भी कोई एरे होता है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इस तरीके से किया है। और हमने फिर सिंपली क्या करा, प्रिंट करवा दिया उस पॉइंटर टू द एरे टाइप से और आगे हम मूव ऑन करते गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एरे की एक बेस लोकेशन का जो एड्रेस है वो पास कर दिया है और उससे हमारा जो आगे का पूरा एरे है वो प्रिंट हो रहा है। जबकि जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को पास किया था। ये तो हमारा 1 क्लियर हो गया। अब हम डिस्प्ले 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एरे का नेम पास कर दिया है। सो बेसिकली एरे का जब हमने नेम पास कर दिया है तो एरे यहाँ से आपका नेम यहाँ पे पास हो जाएगा। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ से सिमिलरली जो एरे का नेम है वो यहाँ पे पास हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली जब भी हम खाली एरे का नाम यहाँ पे लेते हैं जिसके साथ में कोई भी हमारा, जब उसमें हम इंडेक्स नहीं लगाते या हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो ये डिनोट करता है एरे का बेस एड्रेस कि हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एरे की जो स्टार्टिंग का जो एड्रेस है वो हमने डिनोट कर दिया है और वो हमने सेंड कर दिया है कहाँ पे, जे के अंदर। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिर से एक i टाइप का वेरिएबल ले लिया है जो हम यूज करेंगे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। फिर से सेम सिमिलर टाइप में लूप चलाया हमने जिसके अंदर हमारा जैसे 6 एलिमेंट है तो हमने 6 बार ही फॉर लूप चलाया और यहाँ पे हमने वैल्यू क्या है, प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे, वहां पे हमने पॉइंटर में हर बार एक वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था, जबकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली क्या किया है कि उसका जो इंडेक्स है, जो उस एरे का इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यूज हमारी चेंज होंगी। यहाँ पे जो हमारा जे है पहले J0 के लिए चलेगा, फिर हमारा उसके बाद J1 के लिए चलेगा, फिर J2 के लिए चलेगा एंड सो ऑन करके जो हमारा
ये अपना void display to फंक्शन बना है, इसमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। जबकि सीक्वेंस जबकि हम अगर बात करें डिस्प्ले 1 की, तो उसमें हमारे पॉइंटर में वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो बेसिक डिफरेंस यही है। जब हम यहाँ पे नम भी अगर किसी मतलब जैसे अगर हम एरे का खाली नाम लिख देते हैं और हम उसके कोई इंडेक्स की बात नहीं करते, तो उस केस में भी जो है हमारा बेस एड्रेस ट्रांसफर हो जाता है। और प्रीवियस फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे पूरा एरे जो है वो एक फंक्शन को ट्रांसफर कर दिया है, वो उसके आगे वाले करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस पे काम कर सकता है। जबकि प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने एक एक एलिमेंट वाइज ट्रांसफर किया था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अभी जो हमने ऑपरेशंस देखे, जैसे हमने डिस्कस किया था पॉइंटर्स के बारे में, कि पॉइंटर्स से हम जो भी ऑपरेशन कर पा रहे थे अभी तक एरेस पे, वो सीक्वेंस में ही हम कर पा रहे थे। अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको डायरेक्टली थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो अभी वो नहीं निकाल पा रहे थे। तो अभी हम उसको देखने के लिए थोड़ा सा बेटर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी भी एरे के एड्रेस नेम की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि वहां पे हमने खाली नम सप्लाई किया, तो हम बेसिकली क्या किस चीज की बात कर रहे हैं, हम उसका बेस एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कभी कहीं पे भी, जैसे हमने बेस एड्रेस नम की बात की, और अगर मैं उसके आगे आपका पॉइंटर टू दी वेरिएबल लगा दूं, स्टार ऑपरेटर लगा दूं, तो हमें वहां पे जो भी उस बेस एड्रेस पे वैल्यू है वो मिलने लग जाएगी। तो मतलब अगर मुझे किसी भी एरे का बेस, मतलब एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है या जो उसके बेस एड्रेस पे एलिमेंट स्टोर्ड है, जैसे मैं इसी एरे की बात कर लेता हूं, अगर मुझे 24 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो एरे का बेस एड्रेस है वो हमें कैसे मिलता है, नम लिखने पे मिल जाता है। और अगर मैं उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, स्टार ऑपरेटर का यूज करके 24 को मैं एक्सेस कर सकता हूं। अब ये तो बात हो गई जीरोथ एलिमेंट एक्सेस करने की। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि ये जो बेस एड्रेस है या जो ये हमारा नम है, नम हमारा क्या एड्रेस है, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को सेकंड एड्रेस को देखना है, या मान लीजिए जैसे मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं, जैसे मान लीजिए नम लिखो, नम से हमें क्या मिलता है, बेस एड्रेस। अगर मैं नम के अंदर 0 ऐड कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें फिर भी बेस एड्रेस ही मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू में जब 0 ऐड करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है। तो उस केस में अगर मैं नम लिखूं या नम प्लस 0 लिखूं, वो दोनों चीजें सेम होंगी। अब अगर मान लीजिए मैंने नम के आगे स्टार ऑपरेटर लगाया था, तो वो हमें क्या दे रहा था, 24 वैल्यू दे रहा था, जो कि इस बेस एड्रेस पे स्टोर है। क्योंकि नम प्लस 0 से जो है बेस एड्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो स्टिल हमें किसकी तरफ पॉइंट करेगा, 24 की तरफ ही पॉइंट करेगा। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नम प्लस 0 की जगह नम प्लस 1 लगा दूं, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशन, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे कि ये स्टोर्ड है 6 5 5 5 2 पे ये स्टोर्ड है। अब मैंने नम प्लस 0 किया, तो रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट आया सेम 6552 ही हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसमें आपका प्लस 1 कर दिया यहाँ पे, तो क्योंकि इंटीजर जो है वो हमारा मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस लेता है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 6 5 5 5 और यहाँ पे 6। तो ये हमारे सेकेंड एलिमेंट का जो है एड्रेस हो जाएगा जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे। तो अगर मैं इसमें नम प्लस 1 कर दूं, तो ये हमारे सेकेंड एड्रेस का एलिमेंट हो गया। और जब मैंने यहाँ पे स्टार ऑपरेटर का यूज किया, तो ये हमें क्या दे देगा, जो भी इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें मिलने लग जाएगी। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे फोर्थ एड्रेस का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नम प्लस 3 कर दूंगा, या सो ऑन में जिस भी मुझे इंडेक्स नंबर का वो चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो हम मुझे क्या पता लगा कि जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल किसी एक एरे को एक्सेस कर रहे थे, एरे का नाम और उसकी इंडेक्स लोकेशन, उसकी जगह हम सिमिलरली अगर नम प्लस आई करके भी उसे यूज करें तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो भी जो हमारा रिजल्ट है वो सेम होगा, कंपाइलर इसे भी सेम तरीके से ट्रीट करेगा। अब आप जानते हैं एडिशन ऑपरेशन में अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर देता हूं, अगर नम को मैं आगे या आई को मैं पीछे कर देता हूं, तो रिजल्ट फिर भी सेम रहेगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है, और अगर हम इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी हमारा जो कंपाइलर है इसको समझेगा और सही सेम ही रिजल्ट देगा। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर मान लीजिए आप इसको उल्टा कर देते हैं और अगर आप इसके अंदर जो इंडेक्स नंबर है उसको बाहर ले जाते हैं और जो एरे का नाम है उसको आप अंदर ले जाते हैं, तो भी देन ऑल्सो इट वर्क्स, और ये भी एक सही तरीका है जिससे आप किसी भी एरे के अंदर जो अपना बेसिक एलिमेंट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अभी तक हमने जो भी एरे देखे थे उसके अंदर आपने पहले से ही मेमोरी में एक साइज एलोकेट कर दिया था
आपने पहले से ही डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सारी चीजें दे दी थी। बट अगर मान लीजिए कि आप कोई ऐसा एरे बनाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि यूजर बताए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप बता दीजिए कि आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, उसके हिसाब से ही एरे बने। तो इसमें हो सकता है कि आप मेरे को बोलें कि आपके 10 एम्प्लॉयज हैं या 20 एम्प्लॉयज हैं। तो इसमें होगा क्या कि अगर मैं मान लीजिए पहले से ही उसको एरे का साइज 50 बना देता हूं और हमें चाहिए सिर्फ 10 एम्प्लॉयज का डेटा, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी रिमेनिंग 40 जो मेमोरी एलोकेट होगी 40 इंटीजर्स के लिए, वो हमारी वेस्ट जाएगी उस केस के अंदर। तो वो उस केस के अंदर हमारी वेस्ट चली जाएगी। इसीलिए क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर डिफाइंड एरे साइज का यूज करके और कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें जो एरे का साइज है वो यूजर डिफाइन करेगा। तो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमने एक इंटीजर ले लिया है यहाँ पे मैक्स टाइप का। तो हम मैक्स बेसिकली ले रहे हैं यूजर से पूछने के लिए, या यूजर जो भी हमें वैल्यू बताए कि उसे कितना बड़ा एरे चाहिए वो स्टोर करवाने के लिए। और फिर एक हम आई ले रहे हैं लूप बनाने के लिए, और फिर एक हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले रहे हैं स्टार पी। अब इसमें यूजर से हमने एरे साइज को एंटर करवा लिया, जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए 5 एंटर कर दिया, तो हमने वो वैल्यू को स्टोर करवा लिया मैक्स के अंदर 5। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये देखना होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम सबसे पहले इंटीरियर वाले ब्रैकेट से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फंक्शन लगाया साइज ऑफ। जो साइज ऑफ फंक्शन है वो हमें बताता है कि जो भी आपने उसके अंदर वेरिएबल दिया है वो कितना साइज ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे हमने पूछा है इंटीजर का साइज, साइज ऑफ इंटीजर जो है वो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब यूजर ने हमें जो यहाँ पे वैल्यू दी है वो है 5, तो हम यहाँ पे 4 इंटू 5 क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन आता है मैलॉक, मैलॉक को अगर आप ब्रेक करके पढ़ें तो इट साउंड्स लाइक मेमोरी एलोकेशन। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये मेमोरी एलोकेशन को यूज करने के काम आता है। तो सिंपली ये क्या करेगा, 20 बाइट्स की जो मेमोरी है वो मेमोरी में हमारे लिए जो है इकट्ठा करके उसको एलोकेट कर देगा। बट अभी ये जो हमने मेमोरी एलोकेट की है ये बेसिक टाइप की होगी, ये एक वॉइड टाइप की होगी, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा। तो इस वॉइड टाइप की मेमोरी को अगर हम इंटीजर टाइप में बनाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं टाइप कास्ट का, जिसके बारे में डिटेल में हम अपने कमिंग वीडियोस में जानेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको जिस भी चीज में टाइप कास्ट करना होता है तो आप उसके आगे क्या करते हैं, ब्रैकेट। और क्योंकि हमें इंटीजर में टाइप कास्ट करना है तो इंटीजर, और यहाँ पे हमने जो है अपना स्टार ऑपरेटर का यूज किया है। तो इससे क्या होगा, जो हमें 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलेगी वो हमारी इंटीजर टाइप की हमें मिल जाएगी, और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है या जो उसका जो बेस एड्रेस है वो हमारा पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली आप देख रहे हैं हमने एक फॉर लूप चलाया और उसके अंदर हमने क्या करा, उस फॉर लूप के अंदर हमने पी आई करके, मतलब जो हमारा पी था बेसिकली, जो हमने यूजर से बेस एड्रेस जो हमारे पास जो हमने यूजर से वैल्यू ली थी वो तो हमारी उससे जो यूजर ने हमारी वैल्यू दी थी वो मैक्स में स्टोर हो गई। तो हमने जो अपना जो लूप है वो मैक्स तक चलाया, और फिर हमारा जो ये वेरिएबल जो हमने एरे डिफाइन करवाया था पी टाइप का, उसके अंदर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली P0 के अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर कर दी, मल्टीप्लाई करके आई, यहाँ पे वैल्यू 0 इंटू 0 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बारी जब हम आएंगे तो वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 1 स्टोर हो जाएगी, 1 इंटू 1। जब हम इसके अंदर सेकेंड टाइम आएंगे तो वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 4 स्टोर हो जाएगी। सिंपली हमने ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा दी और ये वैल्यूज हमने प्रिंट करवा दी। तो सिंपल था। अगर आपको यूजर से मेमोरी साइज को, एरे के साइज को डिफाइन करवाना है तो आप एक इंटीजर टाइप का या जिस भी टाइप का आपको एरे बनाना है उस टाइप का, मतलब आप एक इंटीजर टाइप का वो ले लीजिए और आप यूजर से पूछ सकते हैं कि उसको कितने साइज का एरे चाहिए। उसके लिए आप मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं अपना दिस मैलॉक फंक्शन को यूज करते हुए। और फिर जो अभी आपका न्यूली आपने जो अभी एरे बनाया है उसके अंदर आप अपना नॉर्मल, जैसे हम किसी भी एरे के अंदर वैल्यूज डालते हैं, पी उस एरे का नाम है और आई जो इंडेक्स की वैल्यू वो यूज करते हुए आप उसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। ये आपका सिंपल था अगर आपको यूजर डिफाइंड एरे बनवाना हो तो। अब देखिए अभी तक हमने 1D एरे की बात की, अब हम अपने कमिंग वीडियोस में 2D एरे और 3D एरे पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे अगर आपको मान लीजिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जो है वेरिएबल्स को या और कॉम्प्लेक्स डेटा को इसमें अरेंज करवाना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम अपना 2D और 3D एरे के थ्रू देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव अस अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल कोड इजी विद मी, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।